Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about RTI, Right to Information Act. इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को किया था। इंट्रोडक्शन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है रोल ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन और इसके साथ साथ रोल ऑफ अरुणा रॉय जो कि एक लेडी थी और लीडर थी, मास्टरमाइंड थी आरटीआई के पीछे। ठीक है, तो जो हमारा आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मेन रहेगा सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक। बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट कंसेप्ट्स को आज हम कवर करेंगे। जैसे आज हम आपका इवनिंग में लाइव सेशन ले रहे हैं, जब तक आपका आरटीआई का पूरा एक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता हम डेली 5 PM पर आपका लाइव सेशन लेंगे। लगभग 2 से 3 दिन हमें लगेंगे आरटीआई को कंप्लीट करने में। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें तो इससे पहले जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो हमने ली थी तो उसमें हमने आरटीआई का एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने किया था आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन J किया था। लेकिन आज हम कर रहे हैं आरटीआई सेक्शन 3। जो ये आरटीआई एक्ट है ना, इसमें क्या किया गया, आरटीआई को, राइट टू इन्फॉर्मेशन को 2 तरीकों से डिफाइन किया गया। पहले इन्होंने क्या किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन J में डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन 3 में भी डिफाइन कर दिया, लेकिन दोनों में डेफिनेशंस अलग अलग हैं। सेक्शन J क्या कहता था आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, और सेक्शन 3 क्या कहता है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। सेक्शन 3 कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की हर एक सिटीजन, जितने भी सिटीजन होते हैं हमारी कंट्री के, हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, उनको राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। मतलब कि जो एक आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ने क्या किया, हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको एक राइट दिया कि आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। अब सिर्फ इंडियंस की बात करें, इंडिया के जो सिटीजन हैं उनकी बात करें, क्या एनआरआई आरटीआई फिल नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ प्री डिटरमाइंड केसेस रखे गए। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक केसेस रख दिया कि अगर कोई एनआरआई है, कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो अगर आरटीआई लगाना चाहता है तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में लगा सकता है, ऐसे ही हर चीज़ पे नहीं लगा सकता। ये स्पेशल एक न्यू अमेंडमेंट हुई थी जिसमें ये चीज़ कही गई थी कि जो एनआरआई है वो भी आरटीआई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट हुई थी ये लोकसभा वेबसाइट पे अपडेट हो गई थी। जब भी ये अमेंडमेंट हुई थी तो लोकसभा जो वेबसाइट है उस पर अपडेट हो गई थी कि जो एनआरआई है वो भी आरटीआई लगा सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 3 जो कहता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि ऑब्लिगेशंस क्या है पब्लिक अथॉरिटी के। तो पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन की थी पब्लिक अथॉरिटी की कि पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन होगी। डेफिनेशन की जो हमारा था वो सेक्शन था सेक्शन 2 सबसेक्शन H था, और अब का जो हमारा सेक्शन है वो है 4 जो कि डिफाइन करता है कि जो ये पब्लिक अथॉरिटी है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस बनती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब कि क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बताता है हमें सेक्शन 4। अब देखो इसमें क्या कहता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी, हर एक पब्लिक अथॉरिटी, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं तो वो क्या है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक ऐसे मैनर में जो आरटीआई को फैसिलिटेट करे, जो आरटीआई को प्रमोट करे, उनके आगे कोई भी हर्डल क्रिएट ना हो। तो आरटीआई को फैसिलिटेट करने के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इससे अच्छे से एक मैनर में, उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है एक पब्लिक अथॉरिटी की। मतलब ये उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है अच्छे से मैनर में जो आरटीआई को फैसिलिटेट करे। नेक्स्ट इसमें कहता है कि उसको एक और काम करना पड़ेगा, उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक अथॉरिटी होगा शेल पब्लिश द इंफॉर्मेशन विद इन 120 days ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब कि जो हमारा एक्ट है, एक्ट जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसके इनेक्टमेंट के 120 days के अंदर अंदर उसे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना है। अब किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन है उसके
ऑफिसर्स, उसके एम्प्लॉयज़ की क्या फंक्शंस बनते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, जो सुपरविजन है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं। अकाउंटेबिलिटी किस पर्सन की बनती है, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही कि किसी भी पर्सन को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उस पर्सन की एट द एंड क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो अकाउंटेबल है किसी काम को करने के लिए, क्या नहीं है, मतलब एट द एंड उसे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंस्टीट्यूशन के, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें क्या है एक पब्लिक अथॉरिटी को 120 डेज के अंदर अंदर क्या है उसे पब्लिश करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी शेल publish all the relevant fact while formulating the important policies and announcing the decisions which affect public। मतलब कि जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी होती है जब भी कोई भी जो पॉलिसीज़ हैं उसको बनाएगी या जब भी कोई हमारे डिसीजंस होंगे उसको अनाउंस करेगी, उस केसेस में वो क्या करेगी, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, रेलिवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करेगी। स्पेशली उन जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करेगी जो पब्लिक को इफेक्ट करती हो। सीधी सी बात इतनी है कि कुछ भी करे, चाहे वो पॉलिसी बनाए, डिसीजंस को अनाउंस करे या कुछ भी करे, उस टाइम में उसे कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स को पब्लिश करना चाहिए जिससे इफेक्ट होगी हमारी जनरल पब्लिक। होप सो क्लियर होंगे अब तक ये दो सेक्शन जो कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 कहता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनका डेजिग्नेशन क्या होता है। डेजिग्नेशन बोले तो हमारा उसका उस पर्सन का पद क्या है, दैट मीन्स उसकी पोस्ट क्या है। तो यहाँ पर दो तरीके के पर्सन होते हैं जिसको हम डेजिग्नेट किया जाता है एज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर दो हैं, द फर्स्ट इज द APIO। APIO मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड द सेकेंड इज PIO एंड PIO स्टैंड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और PIO को आगे भी कैटेगराइज किया गया है टू फॉर्म्स में। द फर्स्ट इज द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड सेकेंड इज द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधी सी बात है कि हमने क्या किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक पद में बांध दिया। किस में बांध दिया, उसकी पोस्ट में, उसके प्लेस में बांध दिया कि उसका क्या काम है। फर्स्ट एक वो पर्सन होता है जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट मतलब एक हेल्प करेगा किसकी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, और एक खुद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दो लेवल पे हो सकते हैं, एक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है, एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या कहते हैं कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी डेजिग्नेट मैनी ऑफिसर्स एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो एक पब्लिक अथॉरिटी होती है, जैसे हमने पहले बात की कि एक पब्लिक अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, डेजिग्नेट करती है, मतलब प्लेस जो खाली प्लेसेस होते हैं ना उनको भरती है। कुछ ऑफिस के प्लेसेस भरती है जिसमें दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसे हम CPIO बोल सकते हैं, और स्टेट इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर जिसे हम SPIO बोल सकते हैं। और उसे ये डेजिग्नेट कितने टाइम में करना होगा, उसे 100 दिनों के अंदर अंदर करना होगा। 100 दिनों की कैसे तरीका होता है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विद इन द 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। जब जो हमारा एक्ट है, RTI एक्ट है, तो उसके जब वो इनेक्ट हो जाता है उसके 100 दिनों के अंदर अंदर जो हमारा पब्लिक अथॉरिटी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उससे एक डेजिग्नेट करना पड़ता है पब्लिक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। दोनों पोस्टें भरनी होती है, लेकिन दोनों पोस्टेज में मैनी पर्सन्स होती है, मैनी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहते हैं, बोथ स्टेट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन पर्सन्स को जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं अंडर द RTI एक्ट। RTI एक्ट के अंदर जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन के लिए एक तरीके से RTI लगाएगा, उस पर्सन को जब भी जो हमारे स्टेट PIO एंड सेंट्रल PIO है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, एक डेजिग्नेटिव के अंदर आते हैं कि इनको हमने पोस्ट किया और ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरीके से जो हमारे स्टेट PIO और सेंट्रल PIO हैं वो इनका वर्क ही यही होता है, इनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि एक पर्सन अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे इन्फॉर्मेशन दो, तो उस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इन्हीं का काम है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 6। क्या कहता है कि जो भी रिक्वेस्ट है,
रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से जो रिक्वेस्ट है वो की जा सकती है जब हम इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, या फिर क्या मैनर है कि जिस तरीके से हम आरटीआई को फिल कर सकें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी को हम बोलेंगे कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम आरटीआई को फिल कर सकते हैं, या कौन सी रेलिवेंट चीज़ें हैं जब भी हम आरटीआई को फिल करते हैं। मैनर्स देख सकते हैं, मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू द एपीआईओ एंड पीआईओ, मतलब कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जब भी एक एप्लीकेशन लिखनी है आरटीआई के वजह से कि हमें आरटीआई लगानी है, तो कौन से एक मैनर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, या कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट देखो, एक पर्सन जो चाहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिले, जो एक पर्सन इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, तो उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। दोनों ही वे होते हैं, एक एप्लीकेशन खुद की एक प्रिंटेड फॉर्म में भी होती है और एक खुद भी लिखनी पड़ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये किसी भी वे में हो सकती है। तो इसको देखो, जैसे आगे डिफाइन किया गया है कि ये रिटर्न भी हो सकती है, जैसे कि हैंडमेड हैंड राइटिंग से लिखी जाए, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक किसी भी डिवाइस से क्या है उसे टाइप करके प्रिंट आउट निकाल लिया जाए। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो वैसे ही हमें पता है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। और अगर हम सेकेंड बात करें कि जिस भी एरिया में आरटीआई लगाई गई है, या फिर जिस भी एरिया का वो रहने वाला व्यक्ति है, वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में आरटीआई लगा सकता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली। द फर्स्ट इज जो आरटीआई है वो रिटर्न भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकती है। सेकंड चीज़ हमें पता चली कि उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी। लैंग्वेज उसकी हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, और या फिर उसके एरिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसमें भी वो आरटीआई लगा सकता है। नेक्स्ट आता है, पर्सन हु डिज़ायर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन शैल बी पेड ₹10 एज फीस। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि अगर एक पर्सन क्या करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, तो उसे सिर्फ 10 रुपये देने हैं। 10 रुपये दे के एज अ फीस वो 10 रुपये देगा और उससे वो अपनी आरटीआई लगा सकता है। बट नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 10 रुपये हैं वो फिक्स ही रहेंगे। ये एरिया वाइज चेंज करते हैं। जो फीस होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द स्टेट, या जिस भी सिटी में रहता है या कुछ भी, ठीक है। तो जिस भी जगह पर रहता है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, जो ये फीस है वो चेंज हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन ये भी रहेगी, कोई ज़्यादा इसमें फ़ीस नहीं होती है, बहुत कम फीस रहती है आरटीआई की, ताकि एक जो जनरल पब्लिक है वो भी आरटीआई लगा सके। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि देयर इज़ नो फीस फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स कोई एक व्यक्ति जो बीपीएल है, मतलब अगर हम कहें कि गरीबी रेखा से नीचे आता है, उसके पास बीपीएल कार्ड है, तो इस केसेस में वो क्या है, उसे 10 रुपये भी पे नहीं करने पड़ेंगे। मतलब उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, उसे 1 रुपया, एक सिक्का तक नहीं देना है अपनी आरटीआई लगाने के लिए। लेकिन जब भी वो आरटीआई भरेगा, तो अगर वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो उसे लिखना होगा बीच में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है चाहे वो रिटर्न फॉर्म में है, तो उसे वहाँ पर एक स्पेशल लाइन मेंशन करनी होगी कि आई एम बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये चीज़ उसे लिखनी होगी, तभी उसकी जो है वो जो आरटीआई है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अदरवाइज कोई एक पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है और वो फीस ना पे करे और ये लाइन भी ना लिखे, तो उसकी आरटीआई एक्सेप्ट नहीं होगी। आरटीआई के अंदर ये लिखना ज़रूरी है कि आप बीपीएल हो, और इसके बाद आप फीस नहीं दोगे, आपको पूरा राइट है, आप फ्री में जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन शैल नॉट रिक्वायर टू गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन। ये कितनी अच्छी चीज़ है। क्या कहा गया कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों इन्फॉर्मेशन चाहते हो। आपको ये रीज़न देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्यों चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। आप सीधा सा आरटीआई लिखो और उसमें ये लिखो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस सीधा क्लियर कट आपको बात करनी है। आपको इतनी एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं ये आरटीआई लगा रहा हूँ अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। यही प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एन एप्लीकेंट इज नॉट नीडेड टू गिव एनी पर्सनल डिटेल एक्सेप्ट दूस दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्ट हिम। इसमें देखो क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसे अपनी पर्सनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बोलें उसकी एज क्या है, उसके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें उसे
लिखने की, मेंशन करने की अपनी एप्लीकेशन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है, जैसे वो अपना फ़ोन नंबर लिख दे, ईमेल आईडी लिख दे, अपना नाम ज़रूर लिख दे, लेकिन आरटीआई में नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नाम या फिर जो हमारी ईमेल है या फिर जो नंबर है वो इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर जो वो एप्लीकेशन है वो मिसप्लेस हो जाए, कहीं और चली जाए, या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं जिस भी एजेंसी में आपने भेजी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने भेजी है, तो वो आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो थ्रू योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तो वो आपसे बात कर सके। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके जब भी उन्हें चाहिए। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल होता है निपटारा करना। निपटारा करना मतलब कि कितने दिनों में जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज पर अगर हम अपील लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर हमें 35 दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 35 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो भी आपने अपील की है या आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली है, आपने आरटीआई लगाई है, तो आपको विद इन 35 डेज़ आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। सेकेंड जो होता है वो है PIO मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। इसमें क्या होता है, आपको मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर विद इन 30 डेज आपको क्या होगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थर्ड इसमें आता है लाइफ एंड लिबर्टी। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, लाइफ मतलब लाइफ से रिलेटेड और लिबर्टी मतलब आपकी फ्रीडम से रिलेटेड है, तो इन केसेस आपको 48 आवर्स में, 48 घंटों के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी। फोर्थ आपको कहता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी क्या होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। थर्ड पार्टी में हमने किया था कि एक वो पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है और एक इंस्टीट्यूशन होता है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पब्लिक अथॉरिटी हम जिसे बोल सकते हैं। तो वो जो पब्लिक अथॉरिटी है और जो एक पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, इन दो लोगों को छोड़कर जो तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी उसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मैं किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, किससे जानना चाहती हूँ, किसी पब्लिक अथॉरिटी से। तो इन केसेस थर्ड पार्टी कौन होगा, वो पर्सन होगा जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी होगी, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। थर्ड पर्सन वो जो, थर्ड पार्टी वो जो जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो होगी थर्ड पार्टी। और इसमें जो मैक्सिमम डेज हैं वो 40 हैं। सबसे ज़्यादा जो डेज हैं इसी इन्फॉर्मेशन को गेन करने में लग जाते हैं। ये इसके 4 पॉइंट्स थे डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। लेकिन इसमें कुछ आगे पॉइंट्स भी आते हैं। आगे पॉइंट्स में इसमें क्या कहा गया, इफ़ एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपकी एप्लीकेशन को किसी भी APIO ने या PIO ने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी इन्फॉर्मेशन, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो इसमें ज़रूरी होता है कि आपने जो भी APIO है या फिर PIO है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है, उन्होंने क्यों आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया है, उसका एक सुटेबल रीज़न उनको देना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ ये है, ठीक है, कि अगर एक एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो जिसने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है तो उसका रीज़न उसे देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हेन द PIO एंड APIO गिव नो रिप्लाई आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। अब हमने किया, PIO को कितने दिनों में उसको देना पड़ता है रिक्वेस्ट का, वो देना पड़ता है 30 डेज़ में, और API को 35 डेज़ में रिप्लाई देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने 30 दिन इसको बीत गए, 35 दिन इनको बीत गए, कोई भी कंडीशन हो सकती है PIO की या APIO की। अगर इनका टाइम लिमिट जितना मैक्सिमम दिया हुआ है और उस टाइम पीरियड के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो इनके साथ क्या होगा। सेकेंड कंडीशन ये, फर्स्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट कर दी लेकिन रीज़न नहीं दिया, तो क्या होगा। और एक टाइम बीत गया और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या होगा। या फिर थर्ड कंडीशन ये आती है कि उन्होंने रिप्लाई तो दे दिया, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जो एक एप्लीकेंट है ना, वो उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है, उसे लगता है कि उसे गुमराह किया जा रहा है या किसी तरीके से उससे इन्फॉर्मेशन कोई छुपाई जा रही है, या जो रियल इन्फॉर्मेशन थी उसे प्रोवाइड नहीं की गई है। मतलब सीधी सी बात है कि वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता। तो इन तीनों केसेस में
इन तीनों केसेस में 5, 6 और 7 अगर किसी भी चीज़ की उसे मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 19। कौन कर सकता है, एक एप्लीकेंट को राइट है कि वो अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 को हम अगली वीडियो में भी करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे कि सेक्शन 19 क्या है। सेक्शन 19 के अंदर बेसिकली अपील की बात आती है कि अपील हम किस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या होता है, जिसमें हमने एग्जम्पशन के बारे में बात करनी है। मतलब ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करने पर कोई डिस्क्लोज ना करने पे कोई भी मतलब पाबंदी नहीं है कि कोई पर्सन उसको क्या है डिस्क्लोज करे। जैसे हमने क्या किया, हमने किसी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन मांग ली और वो क्या कहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो उन्हें एग्जम्पशन है कुछ चीज़ों से रिलेटेड। अब वो चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ केसेस पढ़ते हैं कि जिन इन्फॉर्मेशन के लिए हम किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। मतलब कि डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं। या फिर अगर हम बात करें तो हमने पहले किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। उसमें क्या कहा गया था कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तो वही इन्फॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा वो आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कहता है, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी मतलब कि हमारे देश से रिलेटेड एक सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट है या जो भी सेना में है, मैं कहूँ कि वो जब भी अटैक होता है तो अपने आप को बचाते कैसे हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। तो ये चीज़ तो वो होगी ना कि एक जनरल पब्लिक अगर ऐसी चीज़ें जान लेगी तो क्या पता हमारी जनरल पब्लिक किसी फॉरेन कंट्री को जाके बता दे कि इस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी करते हैं, इस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। तो वो जो फॉरेन कंट्री है वो कुछ और ऐसे हथियार बनाए जिससे वो हमारे देश को नुकसान पहुँचाएं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, तो उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं कुछ चीज़ों के, तो उसको भी हम क्या है डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर आता है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसी जिसे हम बोलते हैं स्वप्रभुता या अखंडता, इन चीज़ों को भी तोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो बना के रखने वाली हैं, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नहीं दी जाएगी किसी भी पर्सन को। इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि कोर्ट ने ही मना कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को नहीं देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट मतलब कि हमारे फॉरेन कंट्री के साथ किस तरीके के ट्रेड हैं, क्या मतलब हम ट्रेड में कर रहे हैं, या ट्रेड में हम ये भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेटेंट है या फॉर्मूला है। अब हम किसी कंपनी को कहें कि आप लोग ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, मुझे फॉर्मूला बताओ, मुझे अपना पेटेंट दे दो, वो ऐसे ही दे देंगे? नहीं, वो एक सीक्रेट है। वो ये जो होता है ये सीक्रेट्स होते हैं, जैसे हम कॉपीराइट पेटेंट हो गया, तो ये चीज़ जो होती है वो नहीं दी जाती, ये सीक्रेट के अंदर आते हैं और इसी को हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर भी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन चीज़ों से रिलेटेड भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली वही है, जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट होता है, कॉपीराइट हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। मतलब क्या कहता है कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो एक पर्सन की लाइफ पे खतरा हो सकता है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी पे क्या है खतरा हो सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं देनी चाहिए तो वो भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल होता है कि गुप्त रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीक्रेट जो हो। जब फॉरेन गवर्नमेंट ने हमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीज़ ऐसे है, तो वो चीज़ को हमारी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बात ही कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो बात ही कॉन्फिडेंशियलिटी की है, तो वहाँ पर क्या है इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फॉर्मेशन विच ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट की जो विशेषाधिकार होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जाता, क्योंकि उससे जो प्रिविलेज होता है वो टूट जाता है। ब्रीच का मतलब होता है टूटना। अगर पार्लियामेंट का किसी कोई प्रिविलेज है वो टूट जाता है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैबिनेट पेपर। कैबिनेट पेपर मंत्रिमंडल के जो भी पेपर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 8। उसके बाद लास्ट इसमें क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। अब एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को पता लगाया गया कि ये चीज़ कैसे होती है। अब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ आपको एक जनरल पब्लिक को थोड़ी बता दी जाएगी कि हमने इन्वेस्टिगेशन की और रिप्लाई में ये निकला, रिजल्ट हमारा ये निकला, तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। और इसको भी हम सेक्शन 8 के अंदर रखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आरटीआई की जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं, और ये कह सकते हैं कि इनको डिस्क्लोज करेंगे तो किसी ना किसी पर खतरा है। जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट बने रहने देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसमें आरटीआई के अंदर हम इन चीज़ों को पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो कितने टाइप की हैं, उनके पावर क्या हैं, उनकी फंक्शंस क्या हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो कमीशंस हैं उसमें कितने कमिश्नर होंगे, कितने पर्सन्स होंगे, कितने ऑफिसर्स होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कितने टाइम के लिए होती है, उनका टेन्योर क्या है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट रहता है, जो कि लास्ट वीडियो हमारी होगी, दैट इज़ पेनल्टी एंड अपील अंडर सेक्शन 19 एंड 20। तो ये हमारा पूरा वीडियो सीरीज़ रहेगी हमारी आरटीआई की। और आरटीआई में एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आरटीआई हम एग्जामिनेशन पेपर पे भी लगा सकते हैं। एग्जामिनेशन पेपर पे आरटीआई कैसे लगती है उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगी। अगर किसी भी पर्सन की री आती है, या फिर आप ये कहते हैं कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया था लेकिन आपके फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर सामने वाला जो एग्जामिनर है उसने आपकी री निकाल दी है, लेकिन आपको पूरी श्योरिटी है कि आपने अच्छे से किया है पेपर और आपकी री आ ही नहीं सकती, फिर भी आपकी री आ जाती है, तो इन केसेस आप आरटीआई लगा के अपने खुद के पेपर्स को घर मंगा सकते हैं। इस केसेस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होती है, वो हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वेट करें अगली वीडियो का। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले आरटीआई एक्ट है क्या। अगर आपके सिलेबस में है तो उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट होगा आरटीआई एक्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली and be connected with me. Thank you.